हेलो बच्चों, नमस्कार। 6 नवंबर इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर आ चुका है सीईटी का। और इसमें आइए देखते हैं कि मैथ के किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से चैप्टर से पूछे गए, और जिससे आप अपने ऑप्शन को चेक कर सको कि कौन सा सही उत्तर था, और अपने देख सको कि आपने कितने क्वेश्चन राइट कर दिए। यानी कि अपनी आंसर की साथ चेक कर लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो गए हैं। और उनको देखते हैं कि कैसे हम आसान आसान तरीके से इन सब क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो साथियों, बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चनों पे आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए और कैसे हमें उनका सॉल्यूशन देना था। पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया लाभ तथा हानि से, लॉस एंड प्रॉफिट से, चारों शिफ्टों में क्वेश्चन आया। एक व्यक्ति ने 6000 की वस्तुएं खरीदी, 6000 की वस्तुएं खरीदी भाई। उसने आधी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेच दिया, तो वह शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि कुल मिलाकर उसको 25% का लाभ हो। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, तो इस 6000 का हमारे लिए कुछ रोल नहीं, तब रोल है जब इसको बेसिक लेके चलेंगे। यानी कि जब इसकी पूरी रामायण करेंगे हम कि ये हुआ ये हुआ, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। कैसे करना है, क्या किया, उसने आधी वस्तुओं को किस पे बेचा, 10% के लाभ पर। आधी वस्तुओं को बेचा 10% के प्रॉफिट पर, तो कुल मिलाकर प्रॉफिट कितना हुआ टोटल पर। टोटल पे करना तो इस बाकी गुणा कर दोगे, 2 पंजे 10, कुल मिलाकर जो प्रॉफिट हुआ यहां पर कितना हुआ, 5%। अब कितना बेचना बाकी, आधी वस्तुएं बेचना और बाकी, और क्या चाहिए, कुल मिलाकर 25% का लाभ चाहिए। कुल मिलाकर 25% का प्रॉफिट चाहिए, 5% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट और होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट और होना चाहिए। अब आधी वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, हमने मान लिया P% के प्रॉफिट पर बेचा, जिसके कारण कुल मिलाकर 20% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या है कि जब 1/2 की गुणा करवाएंगे हम P से, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 20 के बराबर आना चाहिए। 2 उधर जाएगा तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 40%। इसका मतलब क्या है, यदि आधी वस्तुओं को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया है, जिसके कारण कुल मिलाकर 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो शेष वस्तुओं को जब हम 40% के प्रॉफिट पर बेचेंगे, आधी वस्तुओं को 40% के प्रॉफिट पर बेचेंगे, तो कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट जाएगा, 20%। और 5 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा, 25। तो बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना होगा, 40% के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 समान घनों को मिलाकर एक पंक्ति में रख दिया गया। 3 समान घन हैं, उनको पंक्तियों में रख दिया गया। देखो किस तरह से, ठीक है, 3 समान भुजा की, इसकी भुजा हमने ए मान ली। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि 3 समान गुणों को ऐसे कुछ करके, ठीक है भाई, 3 समान घनों को एक पंक्ति में रख दिया गया। ठीक है, इस प्रकार बने घनाभ, तो ये क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। घनाभ बन गया तो इस घन की भुजा ए थी, ऊंचाई भी ए थी, चौड़ाई भी ए थी, लंबाई भी ए थी, तो ये भी ए, ये भी ए। ये जो घनाभ बना है, इसकी जो लंबाई बनी, लेंथ बनी, वो कितनी बनी, 3 है। और जो घनाभ बना है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ए ही है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ए ही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता है। इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योगफल का अनुपात बताओ। ठीक है ना, इस प्रकार जो घनाभ बना उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इस प्रकार जो घनाभ बना भाई उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, है ना। तो अपना A कितना है, ओ L कितना है, 3 है। इस घनाभ की लंबाई कितनी है, 3 है। तो रखिए यहां पर 3 है गुणा में A प्लस A गुणा A प्लस 3 है गुणा A, तो ये हो गया 2 इंटू 3A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर। तो 3 6 और 1 7 7 दूनी 14A स्क्वायर इस घनाभ का क्षेत्रफल आ गया। और फिर कह रहा है इस घनाभ के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ तीनों घनों के क्षेत्रफल के योगफल के साथ। तो एक घन का क्षेत्रफल क्या होता है,
6a²। एक घन का कितना होगा 6a²। ऐसे ऐसे कितने हैं 3 है, तो 3 है तो तीनों घनों का क्षेत्रफल कितना बना 18a²। और घनाभ का क्षेत्रफल कितना बना था 14a²। तो घनाभ के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है तीनों घनों के क्षेत्रफल के जोड़ के साथ। तो यहां पर क्या होगा a² से a², 2 से 14, 2 निमा 18, कितना बना भाई 7:9। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है, ठीक है, जिसका एक भाग वह 8% के लाभ पे पहले पार्ट को बेच देता है 8% के प्रॉफिट पे, तथा शेष भाग को 18% पे, यानी कि जो दूसरा पार्ट है उसको बेचता है 18% के प्रॉफिट पे। इस प्रकार उसको पूरे सौदे पे 14% का लाभ होता है। तो 14% का प्रॉफिट लिख लेंगे बीच में। और कितनी चीनी है टोटल 500 किलोग्राम 14% के प्रॉफिट पे। तो बताइए 8% के प्रॉफिट पर कितनी चीनी बेची, यानी कि पहले पार्ट में कितने किलोग्राम था। तो डायरेक्ट एलिगेशन हो गया अपना। डिफरेंस करो कितना 4, डिफरेंस करो 6, क्या अनुपात आ गया 2:3, यानी कि पहले पार्ट में 2 थे, दूसरे में 3, और टोटल कितनी थी 500 किलोग्राम। 2 और 3 5:500 किलोग्राम, 1:100 किलोग्राम। तो बताइए 8% के प्रॉफिट पे 8% के प्रॉफिट पे तो 2 ही रेशो बेची है, 1:100 किलोग्राम, तो 2 रेशो भाई 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम ये रहा, ये राइट आंसर है। राइट है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और यदि इसमें पूछ लेता भाई 18% के लाभ पर, 18% के लाभ पर कौन सी है ये, तो ये कितनी हो जाती 300 किलोग्राम, और टोटल कितनी है 500 किलोग्राम। राइट है, आगे चलते हैं। 20,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 22,660.50 रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज वार्षिक संयोजित है, दर बताओ। अब कितने हो गए 22,260.50, पहले कितने थे 20,000, कितने वर्षों में हुए 2 वर्षों में, तो क्या कर दोगे स्क्वायर रूट। 3 वर्षों में हो तो क्या कर दोगे क्यूब रूट। ये शॉर्ट हैंड मैंने आपको बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो ऐसे आपने करना है। ठीक है साथियों, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगी 5 जीरो के नाम की। अच्छा काट लेते हैं इनको, 0 से 0 कट जाएगा, 5 पे कट रहे हैं, 5 पे कट रहे हैं, तो भाई 5 चौका 20, फिर से 2 बज गया 5 चौका 20, फिर से 26, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये 500 का 20 और 4 जीरो उसके पीछे स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये है 200 का स्क्वायर और ये है 211 का, तो इनका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो 211.200 निकल आएगा। अब स्क्वायर रूट लगने के बाद 1 वर्ष पे बात आ गई, 200 की राशि 11 हो गई, तो कितना 200 की राशि 211 होगी, तो कितना ब्याज मिला 11 ब्याज मिला। किस पे मिला 200 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो 11/2, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी भाई 5.5% थी, 5.5% आपका आंसर। राइट है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। a² प्लस b² प्लस c² माइनस, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है कि भाई a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर है 0 के। तो हमसे कह रहा है a अनुपात b अनुपात c बताओ। ये ऐसा कब हो सकता है जब a बराबर है b बराबर है c के, सभी बराबर होंगे, है ना, सभी बराबर होंगे तो ये आपस में कट के क्या हो जाएगा 0। और यदि सभी बराबर मतलब सभी a हैं, a अनुपात a, तो तीनों का अनुपात कितना आएगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1 अनुपात 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10,000 के निकटतम 2 संख्याएं जो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से और 7 से पूरा पूरा भाग होती है, यानी कि 10,000 के पास वो कौन सी 2 संख्याएं हैं सबसे पास में जो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से और 7 से भाग होती हैं। 2 3 4 5 6 7 से भाग होना मतलब इनके एलसीएम से भाग होना, यानी कि जो इनके एलसीएम से भाग हो जाएगा वो इन सभी से भाग हो जाएगा, है ना। जो संख्या एलसीएम से भाग हो जाती है और जिनका वो एलसीएम है उन सभी संख्याओं से वो संख्या पूरा पूरा भाग होती है। तो इनका एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो देखिए 2 3 4 5 6 7,
2 1 3 2 5 3 7 और भाई 3 पे 1 1 2 5 1 7 6 12 60 60 गुणा 7 कितना 420। तो जो संख्या 420 से भाग हो जाएगी वो इनसे ऑटोमेटिकली भाग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि 10,000 के पास वो कौन सी संख्या है। तो कैसे है भाई, तो क्या करोगे, क्या 10,000 को आप 420 से भाग दे दोगे और चेक करोगे कि कितना भाग होता है या कितना शेष बचता है। तो चलाएंगे तो 2 पे चलाएंगे, 2 पे चलाएंगे तो ये कितना हो गया 840, 840 0 6 1 कितना बचा 160, 160 बचा, नेक्स्ट जीरो आ गई 1600। 4 पे तो चलेगा नहीं, कितने पे चलाना पड़ेगा 3 पे, 3 पे चलाएंगे तो 0, 2 तिया 6 और 4 तिये 12, डिफरेंस किया 0, ये कितना भाई 4 और ये कितना बच गया 3, और इनका डिफरेंस कितना, इनका डिफरेंस है आपका 80। यानी कि 10,000 तो 420 से पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, तो शेष आ गया 340। तो 10,000 कब भाग हो सकता है कि जब 10,000 में से हम क्या घटा दें, 340 घटा दें, या फिर 10,000 में कितना जोड़ दें 80 जोड़ दें, तो दोनों संख्याएं होंगी। तो 10,000 में 80 जोड़ेंगे तो एक तो बन जाएगी 10,080, लेकिन ये तो 2 ऑप्शनों में दे रखी है। अब एक रह गया कि 9320 होगी या 9660 होगी। तो दूसरी संख्या कब निकलेंगी, जब 10,000 में से 340 हम घटा देंगे। एक संख्या तो 80 जोड़ने से आएगी, लेकिन एक संख्या 340 घटाने से आएगी। तो 10,000 में से आप 340 को घटाओगे तो 0 6 9, ठीक है 9 कितना 9960। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। 9960 और 10,080 वो दोनों संख्याएं होंगी, क्योंकि देखो 10,000 तो पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, या तो उसमें से 340 घटाओ या उसमें 80 जोड़ो। तो 80 जोड़ के 340 घटा के कौन सी संख्याएं मिलती हैं 10,080 और 9660। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 100 या 100 से कम हरों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है ना, तो देखो 100 से कम या 100 जिसका भिन्न हर हो और उचित भिन्न हो। उचित भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है। तो देखो भाई कौन सी बनेगी, एक तो बनी 1/2 प्लस, और कौन सी बनी 1/3 और 2/3 जिसका हर 3 होगा, उचित भिन्न हो गई। और कौन सी बनेगी, और बनेगी 1/4 2/4 3/4। और कौन सी बनेगी 1/5 2/5 3/5 4/5। और ऐसे प्लस करते करते, ठीक है 1/100 2/100 3/100 प्लस 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 99/100। यानी कि उचित भिन्न वो होती हैं जिनका हर हमेशा बड़ा होता है अंश से। अब 100 या 100 से कम हर होना चाहिए, तो अंश तो कुछ भी बना सकते हैं ना उससे छोटा। तो ये जोड़ आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये जोड़ पूछ रहा है, तो देखो यहाँ क्या बनेगा 1/2 प्लस, इनको जोड़ोगे तो 3 और 3 ऊपर कितना बन गया 1 प्लस, इनको जोड़ोगे तो 4 एलसीएम 3 और 3 6, यानी कि कितना बन गया 3/2। और इनको जोड़ोगे तो 5 3 3 और 3 6 और 4 10, कितना हो गया 2। और ऐसे करते करते प्लस 1 से 99 तक की संख्याएं जोड़ेंगे तो 99 गुणा 100/2 तो कितना 50 0 5 9 45 5 9 45 और 4 49। और डिवाइड किससे करोगे 100 से डिवाइड करोगे 0 से 0 कट, तो कितना आ जाएगा 49.5। तो ये हमें जोड़ बताना है। ठीक है, और ये हमें जोड़ बताना है, और ये बन गई एपी। राइट है भाई, क्या बन गई एपी बन गई। और एपी का हमें फर्स्ट नंबर पता है और हमें लास्ट नंबर पता है, और उसका जोड़ बताना है। तो एपी का जोड़ होता है n/2 a इंटू में l। ए क्या होता है फर्स्ट नंबर, l क्या होता है लास्ट नंबर, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म। और n देखो क्या होगा, n देखो 2, ठीक है ना 2, यहां पर देखो ये इसके कारण एक टर्म आई, इसके कारण एक टर्म आई, इसके कारण एक टर्म आई, यानी कि 2 3 4 5। 2 से लेकर कहां तक गया, 2 से लेकर ये गया
कहां तक? 100 तक। 2 से लेकर 100 तक गया, एक नहीं है तो कितनी टर्म बनी? 99। 2 से लेकर 100 तक तो n हो गया आपका 99, a हो गया आपका हाफ, l हो गया आपका 49 सही 1/2, तो 99/2, इनको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 50 और 2 से काटोगे तो कितना? 25। आप 99 गुणा 25 करना है तो 100 माइनस 1 इंटू में 25 कितना भाई? 2500 माइनस में 25 तो कितना बन गया? 2475। 2475 है, हाँ ये रहा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या था, उन सभी भिन्नों को जोड़ो जिसका हर या तो 100 हो या 100 से छोटा हो, और भिन्न कौन सी हो? उचित हो, प्रॉपर हो। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसका अंश हमेशा हर से छोटा होता है। तो 100 या 100 से छोटे हर लेके इतनी सारी भिन्न बन सकती हैं, और इन सब का जोड़ कितना आएगा? 2475 आएगा। राइट है साथियों? नेक्स्ट चलते हैं आगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर आपको दे रखा 385, और आपसे पूछ रखा है कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर ज्ञात करो। तो यहां से आप क्या करोगे? 2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे। 2 स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा? 2 स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा? 3 स्क्वायर, और प्लस कितना? 10 स्क्वायर, और एक से लेकर 10 स्क्वायर तक का जोड़ तो आपको 385 दे रखा है। 385 बाहर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, इनकी गुणा करा दो। 4 पंजा 20, 4 अट्ठा 32 और 2 34, 4 3 12 और 3 15, 1540। 1540 है, हाँ ये रहा। राइट है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है भाई ए 50 पेज की एक हस्तलिपि कॉपी करने में 8 घंटे लेता है। ए एक 50 पेज की कॉपी करने में 8 घंटे लेता है, जबकि बी उसी लिपि को पूरा करने में 6 घंटे लेता है। बी 6 घंटे लेता है कितने पेज की? 50 पेज की। ठीक है, तो उसी प्रकार की 100 पेज की यानी कि डबल काम को एक हस्तलिपि कॉपी करने में कुल कितने घंटे लगेंगे? ये दोनों मिलकर काम करें। देखो दोनों मिलकर काम करें, 24 8 या 24 6 चौका 24 और 7, तो दोनों मिलकर काम करते तो 24/7 घंटों में उस हस्तलिपि को बना देते। लेकिन कौन सी को? जिसके अंदर 50 पेज हैं। लेकिन इन्होंने वो हस्तलिपि बनानी है दोनों को मिलकर जिसके अंदर 100 पेज हैं, यानी कि काम क्या है? इससे डबल है। तो काम डबल है तो दोनों को टाइम भी तो डबल लगेगा ना, तो डबल टाइम लगेगा तो कितना हो गया? 48/7, 7 6 42, बच गया 6, 6 सही 6/7 घंटे, 6 सही 6/7 घंटे, ये रहा भाई। राइट है ना? डबल काम डबल टाइम भी तो लगेगा ना। ये यहां तो 50 पेज की कर रहे थे, अब दोनों ने मिलकर कितने पेज की करनी थी? 100 पेज की। 50 पेज की भी तो कितना टाइम लगता? 24/7 ही लगता, लेकिन 100 पेज की है तो डबल टाइम लगेगा ना। चले, 2 मित्र एक व्यापार में क्रम से, एक का नाम ले लिया हमने ए और एक का बी। ए ने लगाए 30,000 रुपए और दूसरे ने लगाए 50,000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में 16,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वर्ष के एंड में कितने का प्रॉफिट हुआ? 16,000 का। ठीक है, जिसका आधा उन्होंने बराबर बराबर बांट लिया। अब इसका आधा कितना हो गया भाई? 8,000। 8,000 का तो उन्होंने बराबर बराबर बांट लिया, यानी कि 4,000 4,000 ले लिए। अब कितने बच गए? 8,000 बच गए। आधा आधा बांट लिया, बाकी आधे भाग को उन्होंने अपनी पूंजियों के अनुपात में बांटा। अब उनकी पूंजियों का अनुपात कितना है? 3-5, तो इसको उन्होंने 3-5 में बांटा, और 8,000 को 3-5 में बांटोगे तो पहले को मिलेंगे 3,000 रुपए, दूसरे को मिलेंगे 5,000 रुपए। तो प्रत्येक को कितना कितना लाभ मिला? देखो भाई, पहले को 4,000 तो मिल चुके थे, 3,000 और मिल गए, तो पहले को कितने मिले? 7,000। दूसरे को 4,000 तो मिल चुके थे, 5,000 और मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले? 9,000। 7,000 और 9,000, 7,000 और 9,000। राइट है, नेक्स्ट चलते हैं। एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही है तथा हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। 3 मिनट रुकती है, ठीक है, यानी कि जैसे ही 75 किलोमीटर होता है वो 3 मिनट रुकती है। ओके, प्रस्थान बिंदु से 600 किलोमीटर दूर जाने पर
दूर जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा। अब देखो एक तो सीधी सी बात, जाना कितना है 600 किलोमीटर, 100 की स्पीड से चल रही है तो 6 घंटे तो सीधे सीधे लगने, दूरी बटे मचाल 6 घंटे तो लगने। लेकिन और भी टाइम लगना है, किस बात का, वो बीच में रुक भी तो रही है हर 75 किलोमीटर के बाद। अब ये देख लो कि 600 किलोमीटर हो गई, उस 600 किलोमीटर में 75 किलोमीटर कितने आ गए, 600 किलोमीटर में 75 किलोमीटर कितने आ गए, 75 किलोमीटर आ गए 8, 75 किलोमीटर कितने आ गए 8, 600 को 75 से काटोगे तो उसके स्टॉपेज कितने हो गए 8। लेकिन 8वां स्टॉपेज तो बिल्कुल एंड पे है, 8वां स्टॉपेज तो बिल्कुल एंड पे है, तो उसने 3 मिनट का ब्रेक कितने स्टॉपेज में लिया, पहले 7 में, पहले 7 में, क्योंकि 8वें में थोड़ी लेगा, 8वें में तो पहुंच ही गई, फिर तो परमानेंट ही रेस्ट हो गया उसका, रेस्ट तो उसको पहले 7 स्टॉपेज में लेना पड़ा। और एक स्टॉप होते ही वो कितने मिनट का ब्रेक लेती है, 3 मिनट का, तो 7 मिनट 7 स्टॉप में उसने कितने मिनट का ब्रेक ले लिया, 21 का। 6 घंटे तो पूरे पूरे लगे, 21 मिनट उसको रुकने में लगी, तो टोटल टाइम 6 घंटे 21 मिनट, 6 घंटे 21 मिनट है, 6 घंटे 21 मिनट, ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, 6 घंटे 21 मिनट। ठीक है साथियों, अब यहां गलती मत करना कि 6 घंटे 24 मिनट करने की, क्योंकि लास्ट वाले स्टॉपेज पे तो रुकी चुकी है, लास्ट वाला स्टॉपेज लेने की जरूरत क्या है, जो ब्रेक मिला है वो पहले 7 में मिला है। ठीक है, चले नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक संख्या x है और एक दूसरी संख्या y से 10% कम है। ठीक है, एक संख्या x है और वो y से 10% कम है, तथा y 125 से 10% अधिक है। y 125 से 10% अधिक है तो y कितना है, 125 का 110%, ये y हो गई। और जो x है y से 10% कम है, अब y है आपकी 125 गुणा में 110 बटे 100, और जो x है वो इससे भी 10% कम है, इससे 10% कम है, तो इसका 90% है। तो x बताओ, यही आपने सोल्व करके बताना है। 2 0 से 2 0 कट, 25 पंजा 125, 25 का 100, 11 पंजे 55 गुणा 9 बटे 4, 5 9 45, 5 9 45 और 4 49 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गए 15, 4 3 12, बच गए 3, 123 ही 3 बटे 4, 123 ही 3 बटे 4 काटोगे तो 123, 4 7 28, 4 पंजा 20, 123.75, 123.75 ये रहा 123.75। राइट है, सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वही आपका 0.75 का क्यूब, इसको बड़े ध्यान से देखना आप, और 1 माइनस में 0.75 प्लस 0.75 प्लस में 0.75 का स्क्वायर प्लस में 1। ओके, और इसका कह रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो, यदि इसका क्या कर दें, वर्गमूल कर दें, वो बताओ। तो देखो ये एलसीएम लेंगे, 1 माइनस में 0.75, तो यह क्या रह जाएगा 0.75 का क्यूब प्लस ये इधर गुणा में जाएगा, 1 माइनस में 0.75 इंटू, और इंटू में और क्या है 0.75 प्लस में 0.75 का स्क्वायर प्लस में 1। अच्छा, एक जो है 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। 0.75 है उसके साथ 1 गुणा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर आपके क्या काम आने वाला है, यहां पर आपकी एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस में b क्यूब, ये बराबर होती है a माइनस में b इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस के ab। और जो यहां आपका a का काम कर रहा है, a का काम कर रहा है 1 और b का काम कर रहा है 0.75। ठीक है, तो देखो ये क्या है b क्यूब, b लिया ना इसको, तो ये बन गया आपका b क्यूब प्लस देखो a माइनस बी, a माइनस बी माइनस है ये a माइनस बी इंटू ए बी 0.75 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, और 1 है 1 का स्क्वायर मत प्लस ए स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे है a माइनस बी। राइट है, तो जो ये स्टेप देखोगे आप, ये स्टेप क्या बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ऊपर क्या था b क्यूब
और ये पूरा मिलकर क्या बन गया, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, और नीचे क्या है ए माइनस बी क्यूब से बी क्यूब कैंसल, तो क्या बच गया ए क्यूब और बटे में ए माइनस बी। अब ए कितना अपना एक, अब एक का क्यूब करोगे, एक का क्यूब करो कुछ करो एक ही आएगा। अब ए क्या है एक, बी क्या है 0.75, इसमें से घटाओगे तो क्या बच गया 0.25, और इसका क्या स्क्वायर रूट, नीचे 100 आएगा, 100 घूम के कहां जाएगा ऊपर, तो 100 बटे 25, 25 का 100, √4, √4 कितना आ जाएगा भाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। राइट है, ये आइडेंटिटी आपको पता है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है साथियों, अलजेब्रा में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के एक साथ काम करके एक दिन में 2070 रुपए, 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के मिलकर एक दिन में 2070 रुपए कमाते हैं। यदि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के की एक दिन के वेतन का अनुपात 4:3:2 है, तो एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़कों के एक दिन का वेतन बताओ। देखो अब इनके एक एक दिन के वेतन का अनुपात दे रखा है, तो इनके एक एक दिन के वेतन को 4x 3x और 2x मान सकता हूं, 4x 3x और 2x। तो यहां 15 पुरुष थे, एक पुरुष 4x रुपए कमाता है, तो 15 पुरुषों ने कितने कमाए 60x रुपए। एक महिला एक दिन में 3x कमाती है, तो 18 महिलाओं ने कितने कमाए 54x रुपए। एक लड़का एक दिन में 2x कमाता है, तो 12 लड़कों ने कितने कमाए 24x रुपए। और ये टोटल कितने हो गए 60 और 54 114, 114 और 24 114 और 24 118 और 20 138, कितने हो गए भाई 138x, 138 ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, 60 54 24 8 11 और 2 13 138x, और 138x बराबर है किसके 2070 के, तो x बराबर है 2070 बटे में 138। अब इनको काटें, 2 एकम 2 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और नीचे 2 छिके 12 और 2 निमा 18। अब ये किस पे कट रहे हैं 23 पे, ठीक है, या फिर 3 पे कट रहे हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 एकम 23 बच गए 11 15, 23 पंजे 115। तो x का मान अपना आ गया 15, x का मान 15 आ गया, तो एक पुरुष एक दिन में कितने 60 रुपए, एक महिला 45 रुपए, एक लड़का 30 रुपए कमाता है। हमसे पूछ रहा है एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़के मिलकर, एक पुरुष कितने रुपए कमाएगा भाई 60 रुपए, एक महिला 45 रुपए कमाती है तो 2 महिलाएं 90 रुपए, एक लड़का 30 रुपए कमाता है तो 3 लड़के 90 रुपए, 90 90 180 और 60 240, ये सब मिलकर 240 रुपए कमाएंगे, 240 ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट है, आगे चलते हैं। यदि 516 3 व्यक्तियों में एबीसी में इस प्रकार बांटे जाएं कि ए को बी से 25% अधिक मिले, तो बी को 100 मिले तो ए को 125 मिले, और बी को सी से 25% कम मिले, बी को सी से 25% कम, सी को 100 तो बी को फिर कितने 75, क्योंकि 25% कम है ना। तो यहां से देखो इनका अनुपात 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि ए अनुपात में बी बराबर है 5:4 और बी अनुपात में सी बराबर है 3:4। ठीक है, हम पहले क्या निकाल देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, उल्टान बना देंगे इनके बीच में कितना भाई 15 12 16, ए अनुपात बी अनुपात सी 15 12 16 आ गया। आगे देखते हैं क्या है, सी का हिस्सा बताओ, टोटल रुपए कितने हैं 516, सी के कितने हैं 16, टोटल 27 27 और 16 43, तो 43। ये देखो इसको किसने पे काट रहा है, ये 10 12 पे, 12 3 36, 12 चौके 48, हाँ ये कितने पे काट देगा भाई 12 पे, 16 गुणा 12 करोगे 12 छिके 72, 12 कम 12 और 7 19, 192। सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 192, ये रहा 192। राइट है, नेक्स्ट चलते हैं, रेशो से आसान सा क्वेश्चन था ये। तो साथियों ये थे आपके क्वेश्चन, ठीक है ना, जो
6 नवंबर सीटी की इवनिंग बैच शिफ्ट में पूछे गए आपसे। ठीक है, बड़े आराम से हमने सोल्व कर लिया इनको। ठीक है, और यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा तकलीफ आपको नहीं आई होगी, फटाफट अच्छे से सोल्व कर दिए होंगे। ठीक है ना भाई, मैं जानता हूं, जहां तक नोबल के बच्चों को देखो साथियों, मैं बाहर के बच्चों को तो जानता नहीं कि उनकी प्रिपरेशन कैसी थी, कैसे वो पढ़े कैसे नहीं पढ़े, लेकिन हमने जो नोबल में बच्चों को पढ़ाया उससे हम जानते हैं कि यदि यहाँ पर अच्छे से उन्होंने सिलेबस किया है, अच्छे से वो पढ़े हैं, यदि उनको पढ़ाई में किस तरह की बाधा ना आई हो, तो हो सकता है किसी तरह की बाधा के कारण कोई बच्चा नहीं भी पढ़ पाता, समस्याएं आ जाती हैं बहुत सारी। लेकिन जिन बच्चों ने आराम से चीजें पढ़ी हैं तो आराम से वो 80+ क्वेश्चन या 90 के आसपास के क्वेश्चन वो बिल्कुल आसानी से करके आए होंगे। तो साथियों अभी भी ये नहीं कि जिन बच्चों का अब आगे का है क्या, देखो अब तो सीटी कंप्लीट हो चुका सी ग्रुप, तो अब आगे का है क्या साथियों, जिन बच्चों का ये सीईटी अच्छे से हो गया है, अच्छे से उन्होंने तैयारी की थी, अच्छे से हो गया, तो साथियों अब है कि अपने सी ग्रुप का अभी तो एक एग्जाम और देना है ना, सी ग्रुप के तो एक एग्जाम और देना है, तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से लग जाए। यदि आपने हरियाणा में नौकरी करनी है, आप सीईटी दिया है तो हरियाणा में नौकरी तो करनी है ही, तो अच्छे से सी ग्रुप की पोस्टों पे बैठ जाएं, अच्छे से प्रिपरेशन करें। इससे ज्यादा थोड़ा कंपटीशन होगा क्योंकि ये तो कॉमन टेस्ट ही था, आगे तो नेक्स्ट पेपर में तो डायरेक्ट जॉब मिलनी है, तो अपनी जॉब की तैयारी कल से ही स्टार्ट करना शुरू कर दें। एक दिन भी वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2023 का एक मौका है जो शायद ही आगे चल के 3-4 साल के बाद ऐसा मौका मिले, तो इस मौके पे चौका आपने जरूर लगाना है। तो जिन बच्चों का सीईटी का एग्जाम अच्छे से हो गया है वो अपनी सी ग्रुप की जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, एडवांस लेवल पे चीजों को पढ़ना शुरू कर देंगे, राइट है ना। और इनके लिए एकेडमी क्या करेगी, देखो साथियों यदि आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है, आपको किसी तरह की कोचिंग की जरूरत नहीं है, तो आराम से अपनी सेल्फ स्टडी करो। कोई डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो नोबल के किसी भी टीचर से आके जिस भी सब्जेक्ट का है आराम से चीजों को पूछ के जाओ। और यदि लगता है कि सर देखो सीईटी तो हो गया कि पास तो हो जाएगा, लेकिन सी ग्रुप के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, या फिर चलो ये तो हो जाएगा लेकिन आगे सी ग्रुप के लिए प्रिपरेशन की और अच्छी जरूरत है, हमें गाइडर की और कंप्लीट तरीके से जरूरत है, तो साथियों सी ग्रुप का एक एडवांस बैच, सी ग्रुप सीईटी के बाद जो होगा ना, सी ग्रुप की पोस्ट के लिए एक एडवांस बैच अपना आएगा, उस बैच को आप ज्वाइन करोगे। ठीक है ना, बिल्कुल एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, यानी कि जहां हमने अब छोड़ा है उससे आगे की चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, अच्छे से मॉक टेस्ट और आपकी क्विज ली जाएंगी। अब साथियों उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने ये मौका शायद छूट गया किसी कारण से, या वो बिना किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, या जिनका सीईटी इतने अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, या फिर जिनकी एज नहीं थी, या फिर वो बच्चे जिनको पता ही अब चला और किसी कारणवश से यहां उनको लगता है कि सर ठीक ठाक ही है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं। देखो हताश कभी नहीं होना चाहिए, मौका हर बार होता है, आप कब जाग गए इसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अब भी आप जाग गए तो अभी भी कुछ नहीं छूटा है साथियों, अभी भी अपने पास कौन सा सीईटी बाकी है, डी ग्रुप का सीईटी अभी भी तो है, और एक ऐसा सीईटी जिसके बाद आपको कोई भी पेपर नहीं देना, जिसके आधार पे ही डी ग्रुप की पोस्ट जो 22,000 पोस्टें हैं वो आपको डायरेक्ट किसके ऊपर दी जाएंगी, डी ग्रुप के सीईटी पे, और जो कि 4-5 महीने के बाद होने वाला है। ये सीएम ने और चेयरमैन साहब ने पहले ही बता दिया कि भाई 4-5 महीने के बाद हम डी ग्रुप का सीईटी भी ले लेंगे। तो साथियों ये भी मौका, एक खास मौका जो डायरेक्ट आपको दे सकता है, ठीक है ना। अब इसमें हमें करना है क्या है, देखो यहां तो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, और ये नहीं कि भी पेपर आने के बाद कह रहे हैं कि हमारे पढ़ाई हुए में से आया, हमारे पढ़ाई हुए में से आया। आप यदि नोबल के स्टूडेंट हो तो मैं हर 10वीं क्लास में या हर 7वें दिन 8वें दिन आपको कहता था कि क्वेश्चन यहां से दिखा देंगे आपको। यदि ऐसा नहीं कहता होता तो कोई भी बच्चा मुझे आके कह सकता है सर ऐसे नहीं कहते थे।
5 महीने पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले या 2 महीने पहले भी हम कहते थे भाई ये पढ़ा रहे हैं, इन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी इस टाइप में से क्वेश्चन है। 4 की 4 शिफ्टों के आप क्वेश्चन लेके आ सकते हो। आप एक भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये हमारे नोट्स में नहीं है, ठीक है। यदि आपने सारी की सारी क्लासें लगाई हो तो साथियों कोई बात नहीं, अब जिसका जैसा हुआ अच्छी बात है, पीछे की बातें छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, जिसका सीटी बहुत अच्छे से हो गया है उन्होंने अपनी सी ग्रुप की पोस्ट पे ध्यान लगाना है जो हरियाणा में अब निकलने वाली है 2023 में। और जिन्होंने अब थोड़ा स्टार्टअप लेना है तो अभी भी अपने पास मौका है, अपना कुछ भी नहीं छूटा है। तो अपने पास अब कौन है? डी ग्रुप, ठीक है ना। डी ग्रुप अपने पास है जो हमें डायरेक्ट देगा और जिसमें क्वालिफिकेशन भी क्या है? 10th बेस से। तो साथियों इसमें भी जिसका बैच हम 10 तारीख से 10 नवंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बैच में भी मैं बैच शुरू करने से ही पहले आपको कह रहा हूं अपनी तरफ से कि भाई पेपर आएगा और पेपर में फिर से 80 प्लस क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। अभी कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड करके इस चीज को रख सकते हो। तो प्यारे साथियों, और यदि नेक्स्ट सीटी में वही 65 या 70 का स्कोर करते हो तो आपको डी ग्रुप डायरेक्ट मिलेगी और हम आपको 80 प्लस क्वेश्चन। अब क्यों कह रहे हैं सर ऐसा क्या हो जाएगा? भाई हम मेहनत ही इतनी करेंगे, हम पढ़ाएंगे ही इतना, आपकी एक एक चीज को क्लियर करके चलेंगे, एक एक चीज को समझा के चलेंगे। अब सारी चीजें पढ़ लेंगे, जो बाहर आएगा वो सबसे आएगा। हम इतना पढ़ लेंगे कि बाहर आएगा तो सबसे आएगा, हमारे से थोड़ी आएगा, ठीक है ना। जो सबको आता है हमें भी आता होगा और उनसे 2 बातें ज्यादा आती होंगी। यदि जो बाहर है ना, आपसे जो बाहर होगा सबसे बाहर होगा, तो हम क्यों नहीं लगेंगे? हम तैयारी ही इतने अच्छे तरीके से करेंगे, आपको पढ़ाई इतने अच्छे तरीके से जाएगा। तो प्यारे साथियों, जो डी ग्रुप का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो 10 तारीख से ज्वाइन कर सकता है। और जो नोबल के पुराने बच्चे हैं, उनके टच में कोई बच्चा है जो आगे प्रिपरेशन के लिए रेडी है, तो मेरी तरफ से आप गारंटी दे देना, मैं आपको ये चीज लिख के दूंगा क्योंकि आपको पता है कि हम कितने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे उनको, ठीक है ना साथियों। तो ये है, एक है भाई दूसरा मौका अपने पास एसएससी जीडी, ठीक है ना। एसएससी जीडी, जो बच्चे बेल्ट की जॉब के थोड़े जिज्ञासु हैं, 24,000 वैकेंसियां एसएससी जीडी की निकली हुई हैं। 10th बेस पे जो जॉब है, इसकी प्रिपरेशन आप करना चाहो तो इसकी प्रिपरेशन के लिए 10 तारीख को ही, 10 नवंबर को ही आपका बैच हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डी ग्रुप, सीईटी, अभी से ध्यान लगाना पड़ेगा, अभी से बैठना पड़ेगा। अब यदि बर्बाद कर दिए 3-4 महीने, 1-2 महीने में फिर कुछ खास होने वाला नहीं है। अभी से बैठ जाओ, जिनकी गलती हो चुकी पीछे की चीजें छोड़ो। यदि कुछ करना है तो अभी बैठना होगा, अभी स्टार्ट करना होगा, 1 मिनट की फुर्सत अपने पास नहीं है, ठीक है। 2 बैच है और एक तीसरा बैच, थर्ड बैच हम किसका लेके आ रहे हैं? थर्ड बैच हम लेके आ रहे हैं भाई सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए। जो बच्चा स्पेशल सेंटर की जॉब करना चाहता है, एसएससी के थ्रू अपनी जॉब पाना चाहता है, जिसमें सीएचएसएल आ गया, सीजीएल आ गया, सीपीओ आ गया, उनके लिए एक स्पेशल बैच होगा, ठीक है। इसकी डेट जल्दी ही आपको अनाउंस कर दी जाएगी। तो इन 2 बैचों की तो डेट अभी अनाउंस है 10 तारीख को, डी ग्रुप सीईटी के लिए और एसएससी जीडी के लिए, ठीक है ना। फुल गारंटेड बैच होगा, गारंटी होगी कि लिस्ट लगी आपकी 60 पे 65 पे 70 प्लस क्वेश्चन, 80 प्लस क्वेश्चन हम आपके नोट्स में से दिखाएंगे, ठीक है ना। ये फुल गारंटी के साथ हम लेके चलेंगे साथियों। इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हर एक चीज को क्लियर करेंगे तो हम पीछे रह ही नहीं सकते। जिन बच्चों ने अभी तक नोबल में कोचिंग ली है, मैं गारंटी देता हूं किसी भी हाल में सी ग्रुप के सीटी में किसी से पीछे नहीं हो सकते, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है। तो ये लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये जैसे कि अनाउंस हो गया कि भाई जो सीईटी डी ग्रुप है ये आपका स्टार्ट होने वाला है 10 नवंबर को, और पूरी की पूरी टीम आपके साथ होगी। नोबल की टीम जिन्होंने आपको सी ग्रुप के लिए तैयार किया वही आपको डी ग्रुप के लिए भी तैयार करेंगे, ठीक है साथियों। इन सब चारों से आप जानते हो, मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। परिचय का मोहताज नहीं है ये टीम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये एसएससी जीडी के लिए ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी प्रकार की कुछ भी पूछना हो आपको, किसी भी पोस्ट से रिलेटेड, किसी भी बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आपको बताया जाएगा। हाँ, ये बताना भूल गया मैं। जैसे कि साथियों, अब देखो मैं तो कह रहा हूँ कि हम पढ़ाएंगे, इतना अच्छा पढ़ाएंगे, ये करेंगे। अब मेरी भी ना मानो, एक बार डेमो तो लेना जरूरी है ना। अपने आओ और अपनी डेमो क्लास लो,
ठीक है ना। हम 2 दिन की डेमो क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, और उस डेमो क्लास में ये नहीं कि भाई हम अपनी मर्जी का टॉपिक पढ़ाएंगे कि भाई रीजनिंग के लिए मैडम पढ़ाने आ गई तो अपनी मर्जी से लिख दिया कोई भी चैप्टर और उसी को पढ़ाएंगी। भाई मैं मैथ पढ़ाने के लिए आ गया तो मैं कह दूंगा भाई हाँ मैं तो यही चैप्टर पढ़ाऊंगा, नहीं। आप डेमो क्लास लगाने के लिए आओगे, आपकी पूरा सिलेबस आपके सामने लिख दिया जाएगा, और पूरे सिलेबस में से जो आप टॉपिक चुनोगे वही आपको पढ़ाया जाएगा, उसी से आपको डेमो दी जाएगी। 2 दिन अच्छा लगे, आपको लगे कि सर 1 दिन की जरूरत है, चाहे 3 दिन लो 4 दिन लो, 100% संतुष्टि जब आपकी हो जाएगी तब जाकर आपने एडमिशन लेना है। और जितने क्वेश्चन पूछने हैं और टीचर से पूछना होगा, क्योंकि आपके भविष्य का काम है भाई, ये भविष्य को लेकर आपके स्टेप हैं जो कि आपको सोच समझ के रखने हैं। तो इसलिए आपकी डेमो क्लासेस भी हैं साथियों, और प्रॉपर तरीके से आपको सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही करूंगा, बाकी जो सब्जेक्ट बच गए ठीक है ना, उनका भी आपका सॉल्यूशन जल्दी ही डाल दिया जाएगा, सबको बता दिया जाएगा। और कल से नई एनर्जी के साथ नए सिरे से स्टार्ट हो जाइए। सीईटी में अच्छा स्कोर हो गया है, सी ग्रुप पे ध्यान अपना प्रॉपर लगा दो कल से ही, एक भी घंटा एक भी मिनट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने अब स्टार्टअप लेना है, आस पड़ोस में कोई भी है, मेरी तरफ से गारंटी दे दो, चाहे बैच अपने स्टार्ट हो चुके हैं डी ग्रुप के लेके भी, और एसएससी जीडी को लेकर, एसएससी सीजीएल को लेकर। तो प्यारे साथियों अपना आओ, जो बच्चे हैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। कोई भी डाउट है डाउट क्लास लेना शुरू कर दो। यदि इनमें मान लीजिए 80 क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो 20 क्वेश्चन अभी भी तो गलत हुए हैं, वो भी नहीं गलत होनी चाहिए। तो उस चीज को पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट में कोई कसर रह गई है उसको पूरा करना है, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना काफी है। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।